अगर आप पुलिस विभाग में हैं, किसी का इनकाउंटर कर देना है, या पुलिस स्टेशन के बंद कमरे के अंदर ले जाकर किसी पर हाथ उठाना है, जिन्हें हर नागरिक और हर पुलिस अधिकारी को जानना चाहिए। ललिता देवी ने बयान दिया है कि भरत ने अपना हथियार फेंक दिया था। घटना के बारे में बतावल गइल वहाँ के जैसे मारल गइला। किसी आरोपी को सजा देने का अधिकार अदालत का है या पुलिस के बंदूक का? पूरी तरह पुलिस के नियंत्रण में है, तो उसके साथ पुलिस वैन के अंदर मारपीट करने की इजाजत कानून किस धारा में दी गई है? जब कानून की सीमाएं लांघी जाती है तो उसके क्या गंभीर नतीजे हो सकते हैं? और कहा ट्रेन तेरे बाप की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी आरोपी को सजा देना अदालत का काम, पुलिस का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पुलिस थाना कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कानून और संविधान लागू है। तो भाइयों और बहनों और मेरे पुलिस विभाग के दोस्तों, याद रखिए कानून सबके लिए बराबर है। आम नागरिक हो या पुलिस अधिकारी, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं। अगर आप पुलिस विभाग में हैं और आपके मन में जरा सा भी ये विचार चल रहा है कि किसी का इनकाउंटर कर देना है या पुलिस स्टेशन के बंद कमरे के अंदर ले जाकर किसी पर हाथ उठाना है, किसी को मारना है, तो रुकिए, आज का ये वीडियो पूरा देख लीजिए, वरना वर्दी उतारने और सीधा जेल जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आज हम सुप्रीम कोर्ट के 2 ऐतिहासिक फैसलों और हाल ही में सामने आई 3 घटनाओं की बात करेंगे। इन्हें जानने के बाद कोई भी पुलिसकर्मी कानून अपने हाथ में लेने से पहले 100 बार सोचेगा। तारीख याद रखिए, 17 जून 2026, जगह बिहार का भोजपुर जिला। एक 28 साल का युवक जो सोशल मीडिया पर सिस्टम और भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहा था, आज पुलिस की गोलियों से मारा गया। पुलिस का कहना है यह इनकाउंटर था, हमने आत्मरक्षा में गोली चलाई, लेकिन घटनास्थल का वायरल वीडियो कुछ और ही कहानी बता रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि युवक ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, यानी उसने सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद गोली चला दी गई। आखिर सच क्या है? क्या यह सचमुच एक पुलिस मुठभेड़ थी या फिर कानून के दायरे से बाहर की गई कार्रवाई? आज हम जस्टिस फॉर भरत तिवारी मामले के उन कानूनी पहलू को समझेंगे जिन्हें हर नागरिक और हर पुलिस अधिकारी को जानना चाहिए। अब सीधे मामले की बात करते। जिस युवक की मौत हुई उसका नाम था भरत भूषण तिवारी। वह एक रिटायर्ड पुलिस ड्राइवर का बेटा था और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 15-16 जून को भरत ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो पोस्ट किए। उन वीडियो में वह हथियार के साथ दिखाई दिया और प्रशासन को खुली चुनौती देता नजर आया। 17 जून की सुबह पुलिस उसे पकड़ने बिलोटिया गांव पहुंची। पुलिस का कहना है कि भरत ने उन पर फायरिंग की, इसलिए जवाब में गोली चलानी पड़ी। लेकिन मामला तब उलझ गया जब कुछ चश्मेदीदों ने दावा किया कि भरत ने अपनी पिस्तौल फेंक दी थी, इसके बावजूद उस पर गोली चलाई दी गई। जांच के दौरान गांव की एक महिला ललिता देवी ने बयान दिया कि भरत ने अपना हथियार फेंक दिया था। घटना के बारे में बतावल गइल वहाँ के जैसे मारल गइला। मरले वाला ले जाके प्रशासन धके 3 गोली आंख से देखले बन जामनी के उहे बताइम जा। उनका दावा है कि इसके बाद भी उसे पीछे से 3 गोलियां मारी। आ पीछे से तरह मार के आ उठाए थी, मार दिल बन 3 गोली। इस मामले में भरत की मां आशा देवी की शिकायत पर इनकाउंटर में शामिल थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। हमारे नजर में डीएसपी बा, एसपी का आदेश बा, एसपी का आदेश कि मारिए गोली डीएसपी का। डीएसपी थाना प्रभारी। फिलहाल इस पूरे मामले की न्यायिक जांच पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की निगरानी में चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी आरोपी को सजा देने का अधिकार अदालत का है या पुलिस के बंदूक का? अगर कोई सरेंडर कर दे और उसके बाद फिर उस पर गोली चले तो कानून और संविधान का क्या मतलब रह जाएगा? और अगर आपको लगता है कि ऐसे मामले सिर्फ बिहार तक ही सीमित है तो ऐसा बिल्कुल नहीं। बिहार से आगे बढ़ते और चलते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले। जुलाई 2026 में सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे एक पुलिस वैन के अंदर एक हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दिए। वीडियो में पुलिस अधिकारी का सख्त रवैया और बल प्रयोग का साफ नजर आता है। इस वजह से इस घटना ने पूरे देश में पुलिस की कार्रवाई और कानून के दायरे को लेकर बहस छेड़ दी।
अब सवाल यह है कि आखिर एक आईपीएस अधिकारी को सड़क पर उतरकर इस तरह का बल प्रयोग करने की जरूरत क्या पड़ी? क्या यह कानून के दायरे में की गई कार्रवाई थी या फिर अधिकारियों की सीमा पार की गई? आइए अब इस पूरे मामले को कानूनी नजरिए से समझते हैं और जानते हैं कि कानून इस बारे में क्या कहता है। अब जानते हैं कि पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। इसकी शुरुआत मेरठ के एक बीए छात्रा ललिता गौतम की हत्या से हुई। ललिता 15 मई से लापता थी और 2 दिन बाद उनका शव मिला। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ललिता के परिवार का आरोप था कि इस हत्या में कुछ और भी लोग शामिल हैं और पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। इसी आरोप को लेकर परिवार और स्थानीय लोग मेरठ जिला कार्यालय में बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। जुलाई 2026 में प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए सड़क जाम हो गई। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर पुलिस वैन में बैठा दिया। यही से विवाद शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे पुलिस वैन के अंदर एक हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दिए। वीडियो सामने आने के बाद कई लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने दावा किया कि गालियां भी दी। जब विवाद बढ़ा तो एसएसपी ने सफाई दी कि प्रदर्शन में कुछ बाहरी लोग शामिल हो गए थे और माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनका कहना था कि इसी वजह से सख्ती अपनानी पड़ी। अब सबसे बड़ा कानूनी सवाल है, अगर कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में नियतता है और पूरी तरह पुलिस के नियंत्रण में है तो उसके साथ पुलिस वैन के अंदर मारपीट करने की इजाजत कानून किस धारा में दी गई है? कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या वर्दी पहन लेने का मतलब यह है कि पुलिस कानून से ऊपर हो जाती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और हैरान मत रहिए, जब जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी की कार्रवाई पर ही सवाल उठने लगे तो फिर नीचे के कर्मचारी से क्या उम्मीद की जाएगी? और अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक घटना थी तो जरा आगरा के इस घटना पर भी नजर डालिए। यह मामला दिखाता है कि जब कानून की सीमाएं लांघी जाती है तो उसके क्या गंभीर नतीजे हो सकते हैं। तारीख थी 12 जुलाई 2026 और जगह थी उत्तर प्रदेश का आगरा कैट रेलवे स्टेशन। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में आरपीएफ के कुछ जवान ड्यूटी पर तैनात एक स्टेशन मास्टर के साथ हाथापाई करते हुए दिखाई दिए। इस घटना ने पूरे देश में बहस छिड़ दी। रिपोर्टर के अनुसार विवाद उस समय शुरू हुआ जब स्टेशन मास्टर ने एक महिला की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप किया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहानी सुनी हुई जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। वायरल वीडियो सामने आने के बाद इस पूरे मामले पर कई सवाल उठे और जांच की मांग होने लगी। अब जानते हैं कि पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। आगरा कैस्ट रेलवे स्टेशन हरकुंड एक्सप्रेस खड़ी थी। जैसे ही ट्रेन चलने लगी एक महिला यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगी। तभी उसका पैर फिसल गया और ट्रेन के नीचे आने वाली। उसी समय ड्यूटी पर तैनात डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट नरेंद्र सिंह चह ने तुरंत वॉकी टॉकी से गार्ड को ट्रेन रोकने के संदेश दिए। समय रहते ट्रेन रुक गई, महिला की जान बच गई, लेकिन इसके बाद विवाद शुरू हो गया। रिपोर्ट के अनुसार मौके पर मौजूद एक आरपीएफ कांस्टेबल ने महिला पर बिना वजह चेन पुलिंग कराने का आरोप लगाया। जब नरेंद्र सिंह चह ने बीच बचाव किया तो दोनों के बीच बहस हो गई। आरोप है कि इसी दौरान कांस्टेबल ने उससे अभद्र भाषा में बात की और कहा ट्रेन तेरे बाप की है क्या, जो रुकवा दी। इसके बाद विवाद और बढ़ गया। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल। वायरल वीडियो में आरपीएफ के कई जवान ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर के साथ मारपीट करते हुए और उन्हें घसीटते हुए दिखाई देते। यह सब सैकड़ों यात्रियों के सामने हुआ। अब सवाल यह है कि अगर ड्यूटी पर तैनात एक सरकारी अधिकारी के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो आम नागरिक के अधिकार कितने सुरक्षित हैं? अब समझते हैं कि कानून इस मामले में क्या कहता है। पहली बात, रेलवे के नियम के अनुसार स्टेशन की सीमा में ट्रेन को रोकने या चलाने का अंतिम फैसला स्टेशन मास्टर का होता है। अगर किसी यात्री की जान बचाने के लिए ट्रेन रोकनी पड़े तो यह उसका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। दूसरा, अगर कोई सरकारी अधिकारी अपनी ड्यूटी कर रहा हो और उसे ड्यूटी करने से रोका जाए या उसके साथ मारपीट की जाए तो यह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत गंभीर अपराध हो सकता है। थर्ड, स्टेशन मास्टर नरेंद्र चाहर ने आरोप लगाया कि उन्हें आरपीएफ थाने ले जाकर मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। इस आरोपों की जांच की मांग भी उठी। मामला बढ़ने के बाद चारों आरपीएफ जवानों को सस्पेंड कर दिया गया और पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, अगर रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी कर रहा एक वरिष्ठ अधिकारी ही खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता तो आम यात्रियों की सुरक्षा का भरोसा किस पर होगा? क्या सिर्फ सस्पेंड कर देना काफी है या अगर जांच में आरोप सही साबित होते तो सख्त कानून कार्रवाई भी होनी चाहिए? अब सवाल यह है कि आखिर कुछ पुलिसकर्मी या सुरक्षा बल के जवान
ऐसे मनमानी करने की हिम्मत कैसे कर लेते? शायद इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि वर्दी उन्हें हर कार्रवाई की छूट दे देती। लेकिन सच यह है कि वर्दी किसी को कानून से ऊपर नहीं बनाती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसलों में साफ कहा है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी कानून की सीमा पार करता है तो उसके खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई होगी जैसे आम लोगों की होती है। अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो 2 अहम फैसले जिन्होंने पुलिस की शक्तियों की साफ सीमा तय कर दी। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर किसी पुलिस अधिकारी के मन में इनकाउंटर करने का विचार भी आता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला जरूर याद रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी आरोपी को सजा देना अदालत का काम है, पुलिस का नहीं। पुलिस कानून लागू कर सकती है लेकिन कानून अपने हाथ में नहीं ले सकती। 90 के दशक में कई कथित फर्जी इनकाउंटर के मामले सामने आए। इन्हीं घटनाओं को लेकर पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया। इसके बाद 23 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के लिए 16 सख्त दिशा निर्देश जारी किए। अगर किसी भी इनकाउंटर में इन नियमों का पालन नहीं किया जाता तो संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब आइए जानते हैं वो अहम दिशा निर्देश जिन्हें हर पुलिस अधिकारी और हर नागरिक को जानना चाहिए। PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014। सुप्रीम कोर्ट की 16 सबसे महत्वपूर्ण गाइडलाइंस। फर्स्ट, खुफिया जानकारी का रिकॉर्ड रखना। अगर किसी आरोपी के बारे में पुलिस को कोई सूचना मिलती है तो उसे कार्रवाई से पहले लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में दर्ज करना होगा। बाद में कहानी बदलकर नहीं बताई जा सकती। सेकंड, तुरंत FIR दर्ज करना। इनकाउंटर के बाद तुरंत FIR दर्ज करना जरूरी है ताकि घटना की कानूनी जांच हो सके। किसी भी मुठभेड़ की सिर्फ पुलिस के बयान के आधार पर सही नहीं माना जा सकता। थर्ड, स्वतंत्र एजेंसी से जांच। जिस पुलिस टीम ने इनकाउंटर किया है वही उसकी जांच नहीं करेगी। जांच किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी या दूसरे थाने के वरिष्ठ अधिकारी से कराई जाएगी ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। फोर्थ, मैजिस्ट्रेट जांच अनिवार्य। हर इनकाउंटर के बाद मैजिस्ट्रेट जांच कराई जाएगी। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि पुलिस की कार्रवाई कानून के अनुसार थी या नहीं। 5, फॉरेंसिक जांच। इनकाउंटर में इस्तेमाल किए गए हथियार, गोलियां और अन्य सबूत फॉरेंसिक लैब भेजे जाएंगे। इससे यह पता चलता है कि गोली कैसे चली और घटनास्थल की वास्तविक स्थिति क्या है। 6, सबूत सुरक्षित रखना। घटनास्थलों को सुरक्षित रखा जाएगा। फोटो, वीडियो, हथियार, कारतूस और अन्य सभी सबूत इकट्ठा किए जाएंगे ताकि जांच में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। 7, मृतक के परिवार को सूचना देना। अगर इनकाउंटर में किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसके परिवार या रिश्तेदार को तुरंत सूचना देना पुलिस की जिम्मेदारी। 8, पोस्टमार्टम की पारदर्शक प्रक्रिया। मृतक का पोस्टमार्टम तय नियमों के अनुसार किया जाएगा। संभव हो तो पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी ताकि बाद में किसी तरह का विवाद ना हो। 9, जांच पूरी होने तक कोई इनाम नहीं। जब तक जांच पूरी ना हो जाए, पुलिसकर्मी कानून के अनुसार दोष मुक्त साबित न हो जाए, तब तक उन्हें कोई वीरता पुरस्कार, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन या नकद इनाम नहीं दिया जा सकता। 10, दोषी पाए जाने पर आपराधिक कार्रवाई। अगर जांच में साबित हो जाए कि इनकाउंटर फर्जी था या कानून के खिलाफ किया गया था तो संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या समेत लागू आपराधिक धाराओं में मुकदमा चला जाएगा। वर्दी किसी को कानून से ऊपर नहीं बनाती। और सबसे अहम बात, अगर जांच में यह साबित हो जाए कि मुठभेड़ फर्जी थी या कानून के खिलाफ की गई थी तो जिम्मेदारी पुलिसकर्मी के खिलाफ हत्या से लागू कानून के तहत आपराधिक मामला चल सकता है। यानी वर्दी किसी को कानून से ऊपर नहीं बनाती। लेकिन पुलिस की मनमानी सिर्फ इनकाउंटर तक ही सीमित नहीं है। कई बार सबसे गंभीर आरोप थाने के अंदर होने वाली घटनाओं को लेकर भी लगते हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मुद्दे पर भी सख्त कदम उठाने पड़े। लंबे समय तक लोगों के मन में एक डर रहा कि अगर किसी को थाने ले जाया तो अंदर क्या हुआ किसी को पता ही नहीं चलेगा। कई मामलों में हिरासत के दौरान मारपीट और दुर्व्यवहार के आरोप सामने आते हैं। इसी पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। इस मामले का नाम है परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह 2020। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हर पुलिस स्टेशन और जांच एजेंसी के कार्यालयों में CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा ताकि हिरासत में होने वाली हर गतिविधियां रिकॉर्ड हो सके और अगर किसी के साथ गलत होता है तो उसका सबूत मौजूद रहे। अब जानते हैं कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा, क्या निर्देश दिए।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पुलिस थाना कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कानून और संविधान लागू नहीं है। थाने के अंदर भी हर नागरिकों को अधिकार सुरक्षित है। इसी वजह से कोर्ट ने देश के सभी पुलिस थाने और सीबीआई, ईडी, एनआईए, एनसीबी जैसे एजेंसियों के लिए भी जरूरी नियम बनाए। फर्स्ट, थाने के हर जरूरी हिस्से में सीसीटीवी कैमरे होंगे। सिर्फ बाहर कैमरे लगाना काफी नहीं है, थाने के अंदर आने जाने का रास्ता, लॉकअप, पूछताछ का कमरा और दूसरे जरूरी स्थानों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी है, क्योंकि थाने के अंदर क्या हुआ उसका पूरा रिकॉर्ड रहे और कई गलत काम छिपाए न जा सके। सेकंड, कैमरे में आवाज भी रिकॉर्डिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए, यानी अगर कोई गाली देता है, धमकाता है या गलत व्यवहार करता है तो उसकी आवाज भी रिकॉर्डिंग होगी। क्यों? कई बार वीडियो में सब कुछ साफ नहीं दिखाई देता, लेकिन ऑडियो से पूरा सच्चाई सामने आ सकती है। थर्ड, रिकॉर्डिंग 18 महीने तक सुरक्षित रखनी होगी। हर पुलिस थाने के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग कम से कम 18 महीने तक संभाल कर रखना होगी, क्योंकि अगर कोई महीने बाद भी कोई शिकायत आती है तो पुरानी रिकॉर्डिंग देखकर सच का पता लगाया जा सके। इसे आम आदमी को क्या फायदा? अगर किसी व्यक्ति का आरोप है कि थाने के अंदर उसके साथ मारपीट हुई, गाली गलौज हुई, गलत व्यवहार किया गया, तो उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को जांच और कोर्ट में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अब थाने के बंद कमरे में क्या हुआ यह सिर्फ पुलिस की कहानी पर नहीं बल्कि सीसीटीवी के सबूत पर भी तय होगा। और सबसे अहम बात, अगर किसी थाने में सीसीटीवी कैमरे जानबूझकर बंद रखे जाते हैं, रिकॉर्डिंग सुरक्षित नहीं रखी जाती या सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है तो ये बेहद गंभीर मामला माना जाता है। ऐसे मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय और कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। तो भाइयों और बहनों और मेरे पुलिस विभाग के दोस्तों, याद रखिए कानून सबके लिए बराबर है। आम नागरिक हो या पुलिस अधिकारी, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं। अगर आपके साथ कहीं गलत व्यवहार होता है तो घबराइए मत, कानून आपके साथ है। घटना के सबूत सुरक्षित रखें, वीडियो रिकॉर्ड करें अगर ऐसा करना सुरक्षित हो, गवाहों की जानकारी रखें और संबंधित अधिकारियों, अदालत या मानवाधिकार आयोग के सामने अपनी शिकायत दर्ज करिए। और मेरे पुलिस विभाग के साथियों से भी एक बात, वर्दी सम्मान की पहचान है, अधिकार की नहीं। संविधान ने पुलिस को कानून लागू करने की जिम्मेदारी दी, कानून से ऊपर होने का अधिकार नहीं। इसलिए हर कार्रवाई कानून की सीमा में रहकर ही होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हर नागरिक को अपने कानूनी अधिकार की जानकारी होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंच सके। जागरूक नागरिक ही अपने अधिकार की सही तरीके से रक्षा कर सकता है। इस पूरे मामले और पुलिस की कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको कानून, संविधान और अपने अधिकारों से जुड़ी ऐसी ही आसान और भरोसेमंद जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या बेल आइकन को जरूर दबाएं। याद रखिए, ये देश कानून और संविधान से चलता है, किसी व्यक्ति के ताकत से नहीं। सुरक्षित रहे, जागरूक रहे। जय हिंद, जय भारत।